हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मनी चैप्टर ख़त्म कर लिया था अपना। और आज हम बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बैंकिंग को मैंने 3 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इनका मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, देखो मीनिंग लिखा है बेसिस में, बेसिस फॉर कंपैरिजन। यहाँ पे मीनिंग है सबसे पहले। तो सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है। तो भाई द बैंक विच लुक आफ्टर द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री इज नोन एज सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि एक कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम पे कंट्रोल रखता है, मॉनेटरी सिस्टम पे कंट्रोल रखता है। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा बैंक होता है, एक देश का सबसे बड़ा बैंक होता है। ये एपेक्स बैंक बोला जाता है, एपेक्स बैंक। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक। अब बात है कमर्शियल बैंक क्या होता है। सो द एस्टेब्लिशमेंट विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक इज नोन एज कमर्शियल बैंक। तो एक देश में रहने वाली जो पब्लिक है, उस पब्लिक को जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है एस्टेब्लिशमेंट्स, उन एस्टेब्लिशमेंट्स को क्या बोलेंगे, कमर्शियल बैंक बोलेंगे। अब आगे है व्हाट इज़ इट। तो भाई देखो, जो सेंट्रल बैंक्स है ना, ये बैंक्स और गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देते हैं। जैसे कि कमर्शियल बैंक अपनी सर्विसेज किसको देते हैं, हम लोगों को देते हैं, जनरल पब्लिक को देते हैं। तो सेंट्रल बैंक अपनी सर्विसेज किसको देंगे, अदर बैंक्स को और गवर्नमेंट्स को। तो मतलब जो कमर्शियल बैंक है, जो गवर्नमेंट है, ये लोग अपनी बैंकिंग जो इनकी नीड्स होती हैं वो कहाँ से पूरी करते हैं, ये लोग सेंट्रल बैंक से अपनी नीड्स पूरी करते हैं। अगर मुझे लोन चाहिए, मैं एक जनरल पब्लिक हूँ, तो मैं कमर्शियल बैंक के पास जाऊँगा। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। सेम गवर्नमेंट के साथ भी है, गवर्नमेंट भी क्या करेंगी, अगर लोन की नीड होगी तो आरबीआई के पास जाएंगी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कमर्शियल बैंक में, इट इज़ द बैंक टू द सिटीजन्स ऑफ द नेशन। ठीक है, तो एक देश के जो सिटीजन्स हैं ये उनका बैंक है। ठीक है, मतलब ये पब्लिक का बैंक है जनरली। आगे है गवर्निंग स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, लॉ। तो भाई कौन कौन से लॉज के द्वारा ये दोनों गवर्न हैं। तो देखो आरबीआई जो है, ये आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार बनाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार ये गवर्न होता है इंडिया में। जबकि जो कमर्शियल बैंक है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार जो है गवर्न किए जाते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक लॉ है और इस एक्ट में जो कानून है उसका पालन करके कमर्शियल बैंक्स बनाए जाते हैं। अब अगर ऑनरशिप की बात करें तो आरबीआई जो है ये पब्लिक बैंक है ये। ठीक है, ये गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक बैंक है ये। जबकि जो कमर्शियल बैंक है ये पब्लिक भी हो सकते हैं, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं। पब्लिक में जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएनबी है, एसबीआई है, ये सारी पब्लिक हैं। और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब प्राइवेट बैंक्स हैं। आगे है प्रॉफिट मोटिव। तो भाई जो आरबीआई है, जो एपेक्स बैंक होगा किसी भी देश का, उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो यही बात लिखिए, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर्स। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर्स। जबकि कमर्शियल बैंक्स का मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है। इट एग्जिस्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर्स। ठीक है, ये जो है बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके। आगे है मॉनेटरी अथॉरिटी। इट इज़ द सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी विद वाइड पावर्स। तो आरबीआई जो है ये सबसे बड़ी मॉनेटरी अथॉरिटी है इंडिया में और उसके पास काफ़ी सारी पावर्स भी हैं मनी से रिलेटेड। जबकि कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, नो सच अथॉरिटी। तो मनी से रिलेटेड कोई भी अथॉरिटी कमर्शियल बैंक्स के पास नहीं होती। आगे है ऑब्जेक्टिव। तो भाई जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं इनका ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक वेलफेयर करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ठीक है, ये इनका उद्देश्य होता है। जबकि कमर्शियल बैंक का जो मोटिव है वो क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना होगा। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग इनका उद्देश्य होगा। फिर है मनी सप्लाई। तो भाई जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, इनका कंट्रोल होता है मनी सप्लाई पे। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो एक देश के अंदर जो नोट छपते हैं वो सारे नोट्स कौन छापता है, आरबीआई। ठीक है, तो नोट्स छापने का जो अधिकार है वो आरबीआई को है। तो ये काम
आरबीआई का है मनी सप्लाई का, जबकि कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है, नो सच फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय इट। तो ऐसा कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता कमर्शियल बैंक के द्वारा। आगे है राइट टू प्रिंट इशू करेंसी नोट्स। तो भाई करेंसी नोट्स प्रिंट या इशू करने का राइट आरबीआई के पास है, यस, बट कमर्शियल बैंक के पास नहीं है, नो, ठीक है, नो सच राइट। तो कमर्शियल बैंक नोट्स इशू नहीं कर सकते, नोट्स प्रिंट नहीं कर सकते। आगे है डील विद। तो भाई आरबीआई बैंक्स और गवर्नमेंट के साथ डील करता है, मैंने बताया था, जबकि कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के साथ डील करते हैं। और लास्ट है हाउ मेनी बैंक्स आर देयर। तो भाई देखो आरबीआई तो देश में सिर्फ एक ही है, ओनली वन, ठीक है, लेकिन कमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मैनी, देयर आर मैनी कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो भाई सेंट्रल बैंक देश का एपेक्स बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश का अलग अलग जो है सेंट्रल बैंक होता है, हमारे देश में आरबीआई है। और कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो जनरल पब्लिक के लिए बैंकिंग का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे देश में काफ़ी सारे हैं, एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, नॉन पब्लिक भी हो सकते हैं, मतलब प्राइवेट भी हो सकते हैं। जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत काम करते हैं, उस लॉ के रूल्स के हिसाब से काम करते हैं, जबकि जो आरबीआई है ये आरबीआई एक्ट 1934 के रूल्स के अनुसार काम करेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा डिफरेंस था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक के द्वारा जो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है उसका प्रोसेस क्या है वो यहाँ पे पूछा गया है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि भाई मनी क्रिएशन होता क्या है, क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। तो इसी बात को समझने के लिए नीचे एक टेबुलर फॉर्म में एक एग्जांपल है, पहले हम ये वाला एग्जांपल समझेंगे, ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो भाई यहाँ पे देखो 3 कॉलम बनाए मैंने, डिपॉजिट, लोन्स और कैश रिजर्व, ठीक है, 3 कॉलम बनाए मैंने। अब सबसे पहले आते हैं और यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि एक पर्सन बैंक के पास आया और उसने इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास जमा करवा दिया 1000 रुपीज़ का, ठीक है, 1000 रुपये उसने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। अब बैंक्स को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये बात पता होती है, 2 बातें पता होती हैं। पहली बात, उनको ये पता है कि भाई कोई भी पर्सन एक बार में अपना सारा पैसा विड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि बैंक के पास तो काफ़ी सारे कस्टमर्स है ना, तो सारे के सारे कस्टमर्स एक बार में अपना सारा पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। दूसरी बात, बैंक के पास न्यू कस्टमर्स भी तो आते रहेंगे ना डिपॉजिट करवाने के लिए, न्यू कस्टमर्स भी आते रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 बातें बैंक ध्यान में रखता है कि भाई सारे के सारे कस्टमर्स एक बार में सारा का सारा पैसा विड्रॉ नहीं करने वाले और न्यू कस्टमर्स भी आते ही रहेंगे हमारे पास। तो ये 2 बातें बैंक ध्यान में रखते हुए क्या करता है कि भाई जो टोटल डिपॉजिट है ना वो सारे के सारे अपने पास एज ए रिजर्व मेंटेन नहीं करता, उसमें से कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज वो अपने पास रिजर्व रखता है और बाकी पैसा वो लोन दे देता है लोगों को, जिससे उसकी कमाई चलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिया है कि हमने 20% हमारा कैश रिजर्व रख लिया, 20%। तो अगर 1000 रुपये का डिपॉजिट आया था तो बैंक उसमें से क्या करेगा, 200 रुपये, 200 रुपीज़ अपने पास रिजर्व मेंटेन कर लेगा और बाकी 800 रुपीज़ लोगों को लोन दे देगा। अब लोन देने से बैंक की इनकम स्टार्ट हो जाएगी ना, इंटरेस्ट इनकम स्टार्ट हो जाएगी बैंक की, ठीक है। तो 800 रुपये का बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है। तो अगर 1000 रुपीज़ का इनिशियल डिपॉजिट था तो उसमें से क्या हुआ, 200 रुपीज़ बैंक ने अपने पास रिजर्व मेंटेन किया, ताकि अगर कोई लोग आके बैंक में से पैसा विड्रॉ करना चाहेंगे तो वो बैंक के पास अवेलेबल हो उतना पैसा। और बाकी जो 800 रुपये थे वो बैंक ने क्या किया, वो बैंक ने लोन दे दिया लोगों को। अब ये जो 20% मैंने आपको बताया कि भाई इतना पैसा बैंक ने अपने पास एज ए रिजर्व मेंटेन किया, भाई ये परसेंटेज सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, कैश रिजर्व की परसेंटेज सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। यहाँ पे ये जो हमारा परसेंटेज है इसको हम बोलते हैं LRR, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो, ठीक है, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो। तो हर बैंक को, हर कमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट्स का एक स्पेसिफिक परसेंटेज अपने पास एज ए रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है अपने पास ही।
ये जो पैसा वो अपने पास एज ए रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं, इसको लिक्विडिटी रिजर्व रेशो कहा जाता है, और ये सेंट्रल बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ तक की बात दोबारा एक बार देख लो कि भाई एक पर्सन बैंक के पास आया, उसने 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवाए, बैंक ने क्या किया 20% पैसा अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन किया, ताकि अगर कोई ड्राइंग्स करने के लिए आए तो कैश अवेलेबल हो बैंक के पास उतना, और बाकी पैसा बैंक ने 800 रुपये का क्या कर दिया, लोन दे दिया। अब ये जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे एक एजम्पशन हम लोग लेंगे कि सारा का सारा पैसा बैंकिंग रूट से होके गुजरता है, सारा का सारा पैसा बैंकिंग रूट से होके गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी पैसा है वो बैंक में ही डिपॉजिट करवाएंगे लोग, और बैंक से ही वो पेमेंट्स करेंगे हर एक्सपेंस वगैरह की। ठीक है, तो मतलब एक इकोनॉमी के अंदर जितना पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम में ही है, ऐसी एजम्पशन हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, जब 1000 रुपये डिपॉजिट करवाए थे एक पर्सन ने, हमने उसमें से 200 अपने पास एज अ कैश रिजर्व रखा, फिर 800 हमने किसी को लोन दे दिया। अब ये जो 800 हमने किसी को लोन दिया, ये भी तो पैसा हमने उसके बैंकिंग अकाउंट में ही दिया होगा ना, बैंकिंग अकाउंट में उसके पैसा डाल दिया होगा। अब जब मैं किसी के अकाउंट में 800 डालूंगा, तो इसका मतलब भाई मेरे पास, मैं बैंक हूँ तो मेरे पास 800 का एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं आ गया क्या? ठीक है, एक्स्ट्रा डिपॉजिट आ गया ना, तो ये राउंड 1 स्टार्ट हो गया हमारा। ठीक है, राउंड 1। तो जब मैंने किसी को लोन दिया तो वो लोन वाला पैसा मैंने उसके अकाउंट में डाला, तो अकाउंट में जब पैसा डालूंगा तो डिपॉजिट बढ़ेगा। ठीक है, बैंक का डिपॉजिट इंक्रीज हो गया। अब दोबारा से वही बात, भाई अब ये 800 जो मेरा डिपॉजिट है, इसमें से 20% माने 160 रुपीज़ में कैश रिजर्व रख लूँगा अपने पास, और बाकी 640 रुपीज़ क्या किया मैंने, लोन दे दिया। ठीक है, फिर ये जो 640 मैंने लोन दिया, ये दोबारा घूम के बैंक के पास ही डिपॉजिट आ जाएगा। तो 640 जो मेरे पास डिपॉजिट आया, इसमें से मैंने 20% माने 128 रुपीज़ कैश रिजर्व रखा, और बाकी 512 रुपीज़ क्या किया, लोन दे दिया। और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा ये। और टोटल डिपॉजिट बैंक के पास 5000 हो जाएंगे, लोन बैंक 4000 का दे देगा, और बैंक के पास 1000 रुपये का कैश रिजर्व भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा सा, कि भाई होता क्या है कि भाई बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं, बैंक क्या करते हैं, उनमें से कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज अपने पास एज अ कैश रिजर्व मेंटेन करते हैं, और बाकी पैसा क्या करते हैं, लोन दे देते हैं। अभी जो लोन देते हैं, ये पैसा भी घूम के बैंक में ही आ जाता है, क्योंकि ये पैसा लोगों के खाते में जमा करवाया जाता है। ठीक है, तो ये पैसा घूम के भी बैंक के अकाउंट्स में ही आ जाता है, डिपॉजिट बढ़ जाते हैं बैंक के। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक काफ़ी सारा पैसा क्रिएट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे 1000 रुपीज़ ही इनिशियल डिपॉजिट था, बट 1000 रुपीज़ से बैंक ने क्या किया, 5000 रुपये का टोटल डिपॉजिट रेडी कर दिया। ठीक है, 800 रुपीज़ हमने लोन दिए थे, और उसी को घुमा घुमा के हमने 4000 का टोटल लोन क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक काम करता है। अब इसी चीज़ को हमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझना है, तो भाई आओ यहाँ पे पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। सबसे पहले, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कमर्शियल बैंक की। आगे है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज़ फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। भाई इनिशियल डिपॉजिट से बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर देते हैं ये लोग, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सेस डिपॉजिट क्रिएट कर देते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कुछ बातें हैं कि दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेकिंग 2 एजम्पशंस। अब यहाँ पे हम 2 एजम्पशंस लेंगे, और इन एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। पहली एजम्पशन, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ 1 यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक। तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उसको हम एक यूनिट मान के चल रहे हैं, अलग अलग कमर्शियल बैंक्स नहीं मान रहे हैं, हम एक ही यूनिट मान के चल रहे हैं, और हम उसको बैंक्स का नाम देंगे। ठीक है, एक ही जो है यूनिट मान के चल रहे हैं, बैंक्स बोलेंगे हम उनको, अलग अलग कमर्शियल बैंक हम उनको यहाँ पे नहीं मानेंगे। और सेकंड एजम्पशन है, ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक्स। सारा का सारा पैसा जो है वो बैंक से ही फ्लो कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, बैंक में ही पैसा आ रहा है और बैंक से ही पैसा जा रहा है, इस तरह की एजम्पशन ले रहे हैं। दैट इज ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स एंड ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिट इन बैंक। तो सारा का सारा पैसा बैंक के थ्रू ही पेमेंट्स हो रही हैं, और बैंक के थ्रू ही पैसा रिसीव भी किया जा रहा है। The deposits held by bank used for giving loans
अब भाई जो बैंक के पास डिपॉजिट होता है वो लोन देने के लिए यूज़ किया जाता है। हाउएवर बैंक कैन नॉट यूज द होल ऑफ द डिपॉजिट फॉर लैंडिंग, लेकिन क्या बैंक सारा का सारा पैसा लोन दे सकते हैं क्या? तो नहीं, सारा पैसा एक बार में लोन दे देंगे तो लोग जब विड्रॉ करने के लिए आएंगे पैसा, तो भाई बैंक के पास पैसा ही अवेलेबल नहीं होगा ना फिर उस केस में। तो इसका मतलब सारा पैसा एक साथ बैंक लोन नहीं दे सकते। अगली बात यहाँ पे है, इट इज़ लीगली कंपलसरी फॉर बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ रिजर्व। तो भाई लीगली कंपलसरी है, मैंडेटरी है हर बैंक के लिए कि टोटल डिपॉजिट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज उनको अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा गया कि भाई द फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशो। अब भाई ये जो स्पेसिफिक परसेंटेज हर कमर्शियल बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखनी होती है, इसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो, LRR, एंड इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। और ये जो LRR है ये कौन फिक्स करता है भाई? ये सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। हमारे देश में RBI LRR का रेट फिक्स करेगा, मतलब कमर्शियल बैंक को कितना परसेंट अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखना है टोटल डिपॉजिट्स का, वो परसेंटेज कौन यहाँ पे डिसाइड करेगा? RBI डिसाइड करेगा। आगे है बैंक्स डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट डिपॉजिट। तो बैंक भाई सारा का सारा डिपॉजिट रिजर्व मेंटेन करके नहीं रख सकते, क्योंकि भाई लोग विड्रॉ करने भी तो आएंगे ना पैसा, तो इसलिए बैंक डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट डिपॉजिट। ठीक है, तो सारा का सारा पैसा रिजर्व थोड़ा ना मेंटेन कर लेंगे। दे कीप रिजर्व्स ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड बाय सेंट्रल बैंक। तो वो उतना ही रिजर्व मेंटेन करेंगे जितना सेंट्रल बैंक उनको बताएगा। सेंट्रल बैंक जितना बोलेगा उतना पैसा वो लोग अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब आगे क्या है कि भाई वाई ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट इज केप्ट एज कैश रिजर्व। भाई कैश रिजर्व जो है वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज ही क्यों बनाया जाता है? सारे के सारे डिपॉजिट्स को ही कैश रिजर्व क्यों नहीं बना देते, सारे के सारे डिपॉजिट को? तो ये बात हमको यहाँ पे समझनी है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया है, बैंक कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व बिकॉज अ प्रूडेंट बैंकर बाय हिज एक्सपीरियंस नोज टू थिंग्स। भाई बैंक अपने पास सारा का सारा डिपॉजिट कैश रिजर्व मेंटेन नहीं करता, क्योंकि बैंक को अपने एक्सपीरियंस से दो बातें पता है। क्या क्या दो बातें पता है? पहली बात यह कि भाई ऑल द डिपॉजिटर डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम। सारे के सारे लोग अपना पैसा निकालने एक साथ तो आएंगे नहीं बैंक में। एंड ऑल्सो दे डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो। और सब लोग एक ही साथ सारा पैसा थोड़ी ना निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बात एक पहली बात तो ये पता है बैंक को कि सारे लोग एक साथ अप्रोच नहीं करेंगे पैसा निकालने के लिए, और सारा पैसा एक बार में विड्रॉ नहीं होने वाला। दूसरी बात यहाँ पे है कि भाई देयर इज़ अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक। भाई नया डिपॉजिट भी तो आता रहेगा ना बैंक में। तो बस इन दो बातों को ध्यान में बैंक रखता है, इसीलिए बैंक को पता है कि भाई मेरे पास पैसा सफिशिएंट अवेलेबल होगा, तो सारा का सारा पैसा जो है कैश रिजर्व मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है बैंक को। तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज वहाँ पे रिजर्व मेंटेन किया जाएगा। आगे है, सो टू मीट द डेली डिमांड फॉर विड्रॉल ऑफ कैश इट इज़ सफिशिएंट फॉर बैंक टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व। तो जो डेली डिमांड होती है विड्रॉल की, उसको पूरा करने के लिए अगर बैंक एक छोटा सा परसेंटेज, एक स्पेसिफिक परसेंटेज भी कैश रिजर्व मेंटेन करेगा तो बैंक का काम चल जाएगा। आगे है, इट मीन्स इफ experience of banks show that withdrawal are generally around 20% of the deposit, then it needs to keep only 20% of deposit as cash reserves। ठीक है, अगर बैंक को अपने एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि भाई रोज़ाना जो भी डिपॉजिट्स हमारे पास आते हैं उनका 20% जो है विड्रॉल भी हो रहा है रोज़। ठीक है, जितना भी डिपॉजिट आया उसमें से 20% पैसा तो लोग निकाल लेते हैं, तो बैंक क्या करेगा? LRR 20% जो है फिक्स कर देगा RBI, और उस हिसाब से 20% जो है अपने पास रिजर्व मेंटेन करके चलेगा। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं भाई मनी क्रिएशन। ठीक है, अब इतनी बातें समझ में आ गई हैं। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन थ्रू एन एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है और मनी क्रिएशन का प्रोसेस यहाँ पे डिटेल में समझा रखा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, सपोज इनिशियल डिपॉजिट इन द बैंक इज 1000 रुपीज़। तो मान लो कि इनिशियल डिपॉजिट बैंक में कितना हुआ? 1000 रुपये। एंड LRR इज 20%, और LRR कितना है? 20% है। तो आगे, इट मीन्स बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली
200 एज कैश रिजर्व। इसका मतलब बैंक को अपने पास सिर्फ 200 रुपये का कैश रिजर्व मेंटेन करना है। 1000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट आया, 20% LRR है, तो भाई 200 रुपये बैंक क्या करेगा, कैश रिजर्व मेंटेन करेगा। एंड आर फ्री टू लैंड 800, और बैंक्स फ्री है 800 रुपये उधार देने के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बैंक पे। 800 रुपये बैंक क्या कर सकते हैं, लोगों को उधार दे सकते हैं। सपोज दे लैंड 800, अब मान लो कि 800 रुपये बैंक ने उधार दे दिए। बैंक डू नॉट लैंड दिस मनी बाय गिविंग अमाउंट इन कैश। अब बैंक जब उधार देंगे, लोन देंगे, तो ये पैसा कैश में नहीं देंगे, ये पैसा जो है उस पर्सन के अकाउंट में वो डिपॉजिट करके देंगे। ठीक है, कभी भी बैंक से लोन लेंगे हम लोग, तो भाई हमें जो पैसा बैंक देगा वो कैश में नहीं देगा, वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करके देगा। ठीक है, तो इसलिए ये बात लिखिए कि बैंक डू नॉट लैंड मनी बाय गिविंग अमाउंट इन कैश, तो बैंक कैश में नहीं देगा लोन। रेदर दे ओपन द अकाउंट इन द नेम्स ऑफ द बोरोअर्स, तो जो उधार लेने वाले व्यक्ति हैं उनके नाम पे वो अकाउंट खोल देगा अगर उनका अकाउंट नहीं है तो। ठीक है, हु आर फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट वेन एवर दे लाइक। ठीक है, तो वो जब चाहे, यहाँ पे दे आएगा, दे लिख लेते हैं इसको, तो वो जब चाहे तब फ्री है अपना पैसा निकालने के लिए उस खाते में से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, सपोज बोरोअर्स विड्रॉ द एंटायर अमाउंट ऑफ 800 फॉर मेकिंग पेमेंट। मान लो कि सारा का सारा पैसा बोरोअर ने 800 रुपये विड्रॉ कर लिया पेमेंट के लिए। ठीक है, पे करने के लिए। एज द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू बैंक, अब भाई ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू रूट हो रही है सारी की सारी, तो पैसा घूम फिर के बैंक के पास ही आएगा ना। सो all the transactions are routed through bank. The money spent by the borrower comes back into the bank in the form of deposit. ठीक है, in the form of deposit account of those who received the payment. तो जिन लोगों ने वो पैसा रिसीव किया उनके खाते में वो पैसा आ जाएगा, बैंक के पास आएगा घूम फिर के वो पैसा सारा का सारा। ठीक है, तो it will increase the demand deposit of the bank by 800. अब भाई बैंक के डिमांड डिपॉजिट 800 रुपये से इंक्रीज हो गए अब। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम हुआ। अब आगे हैं, विद न्यू डिपॉजिट ऑफ 800 बैंक कीप्स 20% एज कैश रिजर्व एंड लैंड द बैलेंस 640। तो अब न्यू जो हमारे पास 800 का डिपॉजिट आया, इसमें से 20% जो है हम क्या करेंगे, अपने पास एज अ कैश रिजर्व मेंटेन करेंगे, और बाकी 640 रुपीज़ हम क्या करेंगे, लोन दे देंगे। बोरोअर्स यूज दीज लोन फॉर मेकिंग पेमेंट। अब बोरोअर्स फिर से सारा का सारा पैसा पेमेंट के लिए यूज कर लेंगे, विच अगेन कम्स इनटू अकाउंट्स ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड द पेमेंट। फिर से ये पैसा सारा का सारा उन लोगों के खाते में आ जाएगा जिन्होंने वो पेमेंट्स रिसीव करी हैं। इसका मतलब अल्टीमेटली बैंक के पास आ जाएगा ये पैसा। दिस टाइम बैंक डिपॉजिट राइज बाय 640। अब इस बार बैंक का डिपॉजिट 640 रुपये से और बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ही the deposit keep on increasing in each round by 80% of the last round deposit। तो जितना भी पिछले राउंड का डिपॉजिट था उससे 80% इंक्रीज होता जाएगा, अगले राउंड का डिपॉजिट जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपये पहला डिपॉजिट था, तो अगले राउंड में डिपॉजिट 80% इंक्रीज हो गया, मतलब 800 रुपये बढ़ गया। ठीक है, 800 रुपये और डिपॉजिट आ गया बैंक के पास। फिर उससे अगले राउंड में 800 था ना न्यू डिपॉजिट, तो 800 का 80% कितना हो गया, 640। ठीक है, तो अगले राउंड में 640 का न्यू डिपॉजिट और आ गया बैंक के पास। अब इसके बाद अगली चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है, द डिपॉजिट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग ईच राउंड बाय 80% ऑफ द लास्ट राउंड डिपॉजिट। ये बात हमने पढ़ ली। एट द सेम टाइम कैश रिजर्व्स ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग। तो कैश रिजर्व्स जो है वो भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ईच टाइम बाय 80% ऑफ द लास्ट कैश रिजर्व। तो पिछली बार जो कैश रिजर्व थे अगली बार उसका 80% और इंक्रीज हो जाएंगे। डिमांड क्रिएशन कम्स टू एंड व्हेन टोटल कैश रिजर्व्स कम इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। तो ये जो हमारा डिमांड क्रिएशन है या मनी क्रिएशन बोल लो इसको। ठीक है, यहाँ पे मनी क्रिएशन लिख लो। ठीक है, डिमांड क्रिएशन की जगह एक काम करो, इसको लिख लो मनी क्रिएशन। तो मनी क्रिएशन कम्स टू एंड व्हेन टोटल कैश रिजर्व्स कम्स इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। जब हमारे टोटल जो कैश रिजर्व्स हैं वो इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल हो जाएंगे ना, तो हमारा मनी क्रिएशन जो है वो खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाले टेबुलर प्रेजेंटेशन में इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, टोटल कैश रिजर्व जब 1000 हो गए तो ये प्रोसेस जो था मनी क्रिएशन का ये एंड हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे पढ़ी। अब ये टेबुलर प्रेजेंटेशन
मैंने यहाँ पे दी थी इस एग्जांपल को अच्छे से समझाने के लिए, हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है। 1000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट था, उसमें से 20% हमने कैश रिजर्व मेंटेन किया, बाकी हमने 800 लोन दे दिया। 800 जो है वो दोबारा घूम के बैंक के पास आया, उसमें से 160 बैंक ने अपने पास कैश रिजर्व मेंटेन किया, फिर बैंक ने 640 लोन दे दिया, फिर वो 640 बैंक के पास घूम के दोबारा आ गया, फिर उसमें से 128 रुपये बैंक ने रिजर्व मेंटेन किया, फिर बैंक ने 512 रुपये लोन दिया, और इस तरीके से ये चलता ही रहेगा, सो ऑन, ठीक है। अब आगे देखते हैं नीचे टेबल के नीचे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। तो एज सीन इन द टेबल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट ऑफ 5000 विद द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ जस्ट 1000। तो बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट सिर्फ 1000 था, जिसमें से बैंक ने 5000 का टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर दिया। इट मीन्स टोटल डिपॉजिट बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। इसका मतलब जो टोटल डिपॉजिट है वो इनिशियल डिपॉजिट का 5 गुना हो गए। 5 टाइम्स इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अभी जो 5 टाइम्स है ना, ये 5 टाइम्स जो हमने निकाला, ये 5 टाइम्स क्या है, ये 5 टाइम्स है मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू। तो मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज रिजर्व। तो भाई मनी मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज रिजर्व। तो भाई हर वो पैसा जो हमने रिजर्व के रूप में मेंटेन करा है, उससे हम कितना पैसा जो है डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं, मतलब अपना कितना हम डिपॉजिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं अपना, ये चीज़ हमें मनी मल्टीप्लायर से पता चलती है, ठीक है। तो ये जनरली बस डेफिनेशन है, आपको याद करनी है, ठीक है सिर्फ। तो मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो जो बैंक डिपॉजिट्स के रूप में जो मनी क्रिएट कर रहा है विद यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज रिजर्व, तो वो हम मनी मल्टीप्लायर के नाम से यहाँ पे उसको बोलेंगे। अब आगे है इट इज़ कैलकुलेटेड एज। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है मनी मल्टीप्लायर को, तो यहाँ पे ना फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो मनी मल्टीप्लायर का 1/LRR, 1/LRR। तो 1 अब क्वेश्चन में LRR का रेट कितना था, 20%। तो 1/20% जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, भाई 1/20% को, तो भाई 5 आएगा, कितना आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ इन द गिवन एग्जांपल LRR इज 20%, दैट इज 0.2। सो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा 1/0.2, तो 1/0.2 कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर निकाल रखा है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है भाई, दोबारा डेफिनेशन पढ़ो। मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर मेजर द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप एज रिजर्व। अब देखो यहाँ पे ये रिजर्व ही तो हमने शो किया LRR, और ऊपर हमने 1 रुपीज़ यहाँ पे लिखा 1/LRR। तो यहाँ पे देखो ये 1/LRR का मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई अगर बैंक का इनिशियल डिपॉजिट 1 रुपीज़ है और उसका LRR यहाँ पे हमने 20% एज्यूम किया, तो टोटल डिपॉजिट कितने हो जाएंगे 5 रुपये, ठीक है। तो ये 1 रुपया हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि अगर 1 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट है और 20% LRR का रेट है, तो टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा 5 रुपये। तो मनी मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि भाई इनिशियल डिपॉजिट और LRR अगर हमारा इतना इतना है, स्पेसिफिक बता दिया हमने, तो टोटल डिपॉजिट हमारा कितना हो जाएगा, ये बात हमें मनी मल्टीप्लायर से पता चल जाती है। It signifies that for every unit of money kept as reserve, bank are able to create 5 units of money। तो हर वो पैसा जो हमने रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ है, उस पर बैंक 5 यूनिट मनी जो है वो क्रिएट कर सकता है। द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय LRR। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने कैसे डिटरमाइन की, LRR के थ्रू डिटरमाइन की। हायर द वैल्यू ऑफ LRR, लोअर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। LRR जितना ज़्यादा होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना कम होगा भाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिजर्व मेंटेन कर लेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व मेंटेन करेंगे तो मनी मल्टीप्लायर हमारा कम होगा, टोटल डिपॉजिट हमारा कम होगा, क्योंकि हम लोन कम देंगे उस केस में, ठीक है। एंड लेस द मनी इज़ क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम। तो वही बात बोल रखी है कि भाई अगर LRR ज़्यादा होगा तो उस केस में मनी मल्टीप्लायर हमारा कम होगा, और जो मनी क्रिएशन है वो भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो LRR का रेट जितना कम होगा उतना ज़्यादा मनी क्रिएशन होगा, इसका मतलब, ठीक है। LRR का रेट कम होना चाहिए तो मनी क्रिएशन ज़्यादा हो पाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा।
अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करना कि भाई जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं प्लीज़ साथ साथ रिवाइज़ करते रहना, कॉपी में नोट कर लो ये सारी चीज़ों को अच्छे से, और अच्छे से रिवाइज़ कर लो, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे 2 चैप्टर, अब ये वाला चैप्टर करके 2 चैप्टर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी हो जाएंगे और 2 चैप्टर हमारे इंडियन इको के भी हो चुके थे, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लो साथ के साथ।